वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं वेव एम साउंड का पार्ट नंबर 4। यदि दोस्तों इसके अपने पहले वाले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर हमने इसके जो 75 क्वेश्चन है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों आज का हमारा इसका लास्ट वीडियो होगा साउंड एवं वेव का। दोस्तों हमारे जिसको टोटल क्वेश्चन है 95 है, अपन 75 कर चुके हैं। तो बाकी के दोस्तों रिमेन 20 क्वेश्चन है वो अपन इस पार्ट में कर लेंगे। और शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और दोस्तों आपको हमारे चैनल आपको सपोर्ट करना होगा दोस्तों, चैनल को ज़्यादातर शेयर करें, जिससे कि दोस्तों हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इसी वीडियो की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 76वां क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है डॉपलर प्रभाव निम्न के लिए सत्य होता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। याद रखना, तो डॉपलर प्रभाव होता है वो प्रकाश तरंगों हेतु एवं ध्वनि तरंगों हेतु दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है, दोनों के लिए सत्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श माध्यम में एक समतल प्रगामी तरंग की तीव्रता होती है। यानी दोस्तों आपको बतानी है कि हमारी जो एक प्रोग्रेसिंग प्लेन वेव होती है उसकी लॉस फ्री मीडियम के अंदर जो इंटेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखना, जो इंटेंसिटी होती है ध्वनि की वो है याद प्रगामी तरंगों की, वो याद रखना जो आयाम होता है उसकी स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व यानी पिच निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि की जो लाउडनेस या पिच होती है वो निर्भर करती है, वो क्रमशः तीव्रता एवं आवृत्ति पर डिपेंड करती है। यानी दोस्तों यार ध्वनि भारी है या हल्की है, यानी उसकी जो प्रबलता है वो किस पर डिपेंड करेगी, आवृत्ति पर। यानी दोस्तों तीव्रता के समानुपाती होती है। बल्कि जो ध्वनि की जो तारत्व यानी पिच होती है, यानी ध्वनि जो आवाज़ पेनी है या दोस्तों मोटी, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो इसे स्रोत की पहचान कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई अलग अलग यानी व्यक्ति है दोस्तों, उनकी आवाज़ अपन सुनते हैं तो अपन यानी कि सुनते ही अपन पता लगा सकते हैं कि यह आवाज़ किसकी है और ये किसकी, यानी दोस्तों स्रोत की अपन पहचान कर सकते हैं। तो आपको बताना कि वह किसके कारण कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी ध्वनि में उपस्थित अधिस्वरों की। यानी दोस्तों हमारी जो कोई भी ध्वनि होती हैं उसके अंदर दोस्तों सन्नादी होती हैं। सन्नादी यानी हमारी जो मूल आवृत्ति होती हैं उसकी जो और उससे अधिक जो आवृत्ति कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं वो होती है इसकी सन्नादी। दोस्तों यह जो इन पर डिपेंड करता है कि स्रोत की पहचान अपन इनसे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि दो हमारी ध्वनि है इनकी सन्नादियों का मान अलग अलग है दोस्तों, जो इनकी वो स्ट्रक्चर यानी आकृति होती हैं दोस्तों वो भी अलग अलग होगी, यानी कि अपन इनकी आवाज़ का यानी पहचान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर होते हैं यानी जो सन्नादी होते हैं उनके माध्यम से अपन स्रोत की पहचान कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोर्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तनी हुई डोरी में कंपनों का परीक्षण करने वाला उपकरण होता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो एक तनी हुई डोरी है इसके अंदर दोस्तों जो कंपन उत्पन्न होते हैं यानी वाइब्रेशन होते हैं, तो इन वाइब्रेशन के जो नंबर है वो आपको डिफाइन करने हैं। तो आपको कौन सी युक्ति के द्वारा करते हैं तो वो बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना दोस्तों, जो सोनोमीटर होता है उसका उपयोग क्या होता है कि दोस्तों ये जो एक तना हुआ तार है उसके अंदर कितने कंपन उत्पन्न होंगे, उन कंपनों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई है। यानी दोस्तों आपको बताना तो डेसिबल होती है वो किसकी यूनिट होती है। दोस्तों याद रखना, तो डेसिबल होती है वो ध्वनि की प्रबलता की यूनिट होती है, यानी इसकी इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी साउंड की लाउडनेस है। दोस्तों याद रखना, तो इसको अपन यहाँ पर कई बार ऑप्शन में ये भी दिया होता है ध्वनि की तीव्रता। दोस्तों उस समय उसका राइट आंसर ये भी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रबलता होती है वो तीव्रता पर ही डिपेंड करती है। यानी दोस्तों जो डेसिबल इकाई है वो प्रबलता एवं ध्वनि की
प्रबलता दोनों की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, ध्वनि की प्रबलता। ये दोस्तों प्रबलता की जगह यदि आपको इंटेंसिटी दिया होता तो भी इसका राइट आंसर हमारा सी ही रहता। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत एवं प्रेषक एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, यदि ध्वनि का वेग बढ़ा दिया जाए तो प्रेषक द्वारा सुनी गई आवृत्ति होगी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हमारा जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर हैं दोनों दोस्तों हमारे क्या है, यानी स्थिर दिए हुए हैं, और आपको बताना है जो हमारी साउंड की स्पीड है दोस्तों, यदि उसको अपन इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, तो प्रेषक द्वारा जो सुनी गई यानी आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका मान बताना है कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं डॉपलर इफेक्ट के अनुसार एन डैश का मान किसके इक्वल होता है, एन इंटू में वी प्लस माइनस के वी नोट अपॉन में वी प्लस माइनस के वी एस। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट और सोर्स दोनों क्या हमारे स्थिर हैं, तो यानी कि वी ओ और वी एक्स का मान हमारा 0 है, तो एन डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कोष्टक में वी अपॉन में वी। दोस्तों यानी कि यह जो ध्वनि की वेलोसिटी है वी, तो दोस्तों ये वी से वी कैंसिल होता है, यानी कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी का मान है वो ध्वनि की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। यानी ध्वनि की वेलोसिटी को यदि किसी भी प्रकार से चेंज करते हैं तो हमारी परिवर्तित फ्रीक्वेंसी है यानी बाद वाली आवृत्ति का मान हमारे पहले वाली आवृत्ति के बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि जो आवृत्ति है वो ध्वनि की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले उसे स्रोत की आवृत्ति दुगुनी आवृत्ति की सुनाई दे। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक स्थिर सोर्स है तो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी का मान आपको बताना है, यदि उसको जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स से उत्पन्न होने वाली फ्रीक्वेंसी की दुगुनी हो। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एन डैश इज इक्वल टू एन कोष्टक में वी प्लस माइनस के वी नोट अपॉन में वी प्लस माइनस के वी एस होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो सोर्स है वो क्या है, स्थिर है, तो वी एस का मान हमारा 0 जाएगा, और दोस्तों वी नोट का हमें मान निकालना है, नहीं ऑब्जर्व की वेलोसिटी हमें बतानी है कितनी होगी। और दोस्तों एन डैश का मान आपको क्या दिया हुआ है 2n, यानी उसको सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाती है, तो इसको अपन रखते हैं, तो 2n इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा एन कोष्टक में वी प्लस के वी नोट का मान आपको निकालना है और अपॉन में बचेगा वी, क्योंकि वी एस का मान आपको क्या दिया हुआ है 0। यदि दोस्तों आप इसको सोल्व करोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये v इधर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2v अप इज इक्वल टू में बच जाएगा v प्लस के v नोट। दोस्तों यहाँ से v नोट हमारा जो प्राप्त होता है v के बराबर होता है, यानी दोस्तों ऑब्जर्व की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी जो ध्वनि की वेलोसिटी होगी उसी के बराबर होगी यदि फ्रीक्वेंसी के मान को दुगुना करना है। यदि दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा है यानी कि दोस्तों हमारा जो ऑब्जर्व होगा वो किसकी ओर गति करेगा, सोर्स की ओर, तभी इसकी आवृत्ति का मान बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ने ध्वनि की चाल से यदि वह स्रोत की ओर गति करता है ऑब्जर्वर, तभी हमारी फ्रीक्वेंसी का मान यानी दुगुना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, एक स्थिर स्रोत की ओर श्रोता जा रहा है तो, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कोई स्थिर सोर्स है उसकी ओर यदि ऑब्जर्वर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया यदि ऑब्जर्वर होता है वो सोर्स की ओर यानी किसी वेलोसिटी से गति करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारी जो आभासी आवृत्ति होगी वो वास्तविक आवृत्ति से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आवृत्ति के रूप में डॉपलर विस्थापन निर्भर नहीं करता है, यानी दोस्तों आपको बताना कि जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी के लिए वो किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपको इसमें बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी वह स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन डैश इज इक्वल टू एन इंटू में वी प्लस माइनस वी नोट अपॉन में वी प्लस माइनस वी एस। दोस्तों पहले ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है कि तरंग द्वारा उत्पन्न आवृत्ति, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है एन, यही हमारी तरंग द्वारा उत्पन्न आवृत्ति है, इस पर भी डिपेंड करता है। बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है स्रोत के वेग पर, यानी दोस्तों हमारा जो स्रोत का वेग है वी एस, इस पर भी डिपेंड करता है। अब है प्रेक्षक के वेग पर, यानी दोस्तों हमारा जो ऑब्जर्व की वेलोसिटी है वी नोट, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि इन दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी डिस्टेंस पर यानी चर्चा नहीं की गई है, यानी कि हमारे प्रेक्षक एवं जो हमारा जो स्रोत है उस दोनों पर ही जो डिस्टेंस है उस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला।
अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तापक्रम बढ़ा दिया जाता है तो आर्गन पाइप से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की आवृत्ति, यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, कोई एक आर्गन पाइप है, उसके अंदर दोस्तों यदि कोई कंपन हो रहे हैं, उसका तापक्रम यदि दोस्तों बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर जो उसकी तीव्रता यानी कि दोस्तों आवृत्ति होगी यानी फ्रीक्वेंसी का मान किस प्रकार से चेंज होगा वो आपको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि ये हमारी आर्गन पाइप है, इसके अंदर एक कंपन ये है दोस्तों, इसकी तरंग दैर्ध्य λ/2 होती है। इसके अंदर दोस्तों टेम्परेचर कितना भी चेंज किया जाए, इसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। बल्कि दोस्तों हमारी जो साउंड है उसकी वेलोसिटी का मान चेंज होता था टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, यानी वो बढ़ जाता है। और हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है म्यू इजिकल टू वी अपॉन में लेमडा होता है। तो दोस्तों लेमडा का मान यहाँ पर स्थिर है, लेकिन वेलोसिटी का मान टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। तो यदि वेलोसिटी का मान इंक्रीज हो रहा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो आवृत्ति है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिरे से खुले हुए पाइप में कौन सी सन्नादि उत्पन्न होती है, यानी उपस्थित रहते हैं, वो आपको बताना। तो आपको बताना है कि हमारा कोई पाइप है वो एक यानी सिरे से क्या है, ओपन है, यानी दोस्तों एक एंड से ओपन है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारी जो सन्नादि उत्पन्न होंगी वो हार्मोनिक वो बतानी है कौन कितनी उत्पन्न होंगी। तो दोस्तों वो होती है इसके अंदर विषम सन्नादि यानी ओड हार्मोनिक, क्योंकि दोस्तों हम याद रखना कोई पाइप है दोस्तों वो है एक सिरे से खुली है, यानी दोस्तों एक सिरे से क्या है, बंद है। तो इसके कारण कौन सी हमारी हो जाएगी, बंद आर्गन पाइप है। और हम जानते हैं जो बंद आर्गन पाइप के अंदर दोस्तों हमारी जो सन्नादि होती हैं उनका जो अनुपात होता है सन्नादि आवृत्तियों का वो 1:3:5:7 होता है, यानी दोस्तों हमारी विषम सन्नादि ही उत्पन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यदि दोनों सिरे से खुली होती तो उसके अंदर दोस्तों विषम एवं सम यानी दोनों सन्नादि उत्पन्न होती हैं, किसके अंदर, खुली आर्गन पाइप के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको बंद आर्गन पाइप दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, खुले बेलनाकार पाइप की मूल आवर्ती वायु में एफ नोट है, तो पाइप की आधी लंबाई पानी में डुबो दी जाने पर वायु स्तंभ की मूल आवर्ती हो जाएगी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक सिलेंडर क्यूब है, यदि उसके दोस्तों बोथ एंड हैं वो ओपन है, और यदि तो इसके अंदर वायु के अंदर दोस्तों फ्रीक्वेंसी है वो आपको एफ नोट दी हुई है। यदि दोस्तों इसको हाफ यदि वाटर में डुबो दिया जाए तो आपको बताना है कि तब इसकी नई जो यानी दोस्तों इसकी मूल आवर्ती होगी वो कितनी होगी। यानी तो हम जानते हैं दोस्तों यानी पहले यह वायु में है और इसके दोनों सिरे ओपन है, यानी दोस्तों दोनों सिरे ओपन है तो दोनों सिरों पर क्या बनेगा, हमारा प्रस्पंद बन जाएगा और बीच में क्या बन जाएगा, हमारा निस्पंद। यानी दोस्तों इसके अंदर इस प्रकार से हमारी क्या बनेगी, अप्रगामी तरंग बनेगी। यदि दोस्तों इसका आधा क्या कर दिया जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है, दोस्तों ये वाला सिरा हमारा क्या हो जाएगा, बंद, और ऊपर वाला सिरा क्या होगा, ओपन। तो दोस्तों यहाँ पर तो बनेगा हमारा प्रस्पंद और यानी जो बंद सिरा है वहाँ पर क्या बन जाएगा, निस्पंद। तो दोस्तों कंपन इस प्रकार से बनेंगे। दोस्तों दोनों कंपनों में यानी दोनों यहाँ पर स्थितियों में यदि अपन वेवलेंथ का मान देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर निस्पंदन है, यहाँ पर भी निस्पंद, तो इसके बीच के अंदर जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, λ/2। और दोस्तों इसकी है किसके बराबर हो जाएगी, इस नली की लेंथ L के इज इक्वल। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपन वेवलेंथ निकालते हैं तो हमें 12 प्राप्त होती है। दोस्तों इसके अंदर अपन देखते हैं कि नली की लंबाई तो हमारी कितनी बचती है, L/2। और यहाँ पर दोस्तों अपन तरंग दैर्ध्य देखते हैं तो हम जानते हैं एक निस्पंदन और एक प्रस्पंदन के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, λ/4। तो यहाँ पर यदि अपन कह सकते हैं कि जो λ/4 इज इक्वल टू होती है वो किसके बराबर होती है, λ/2 L/2 के। दोस्तों यहाँ पर से लैम्डा का मान क्या प्राप्त होता है, हमें 12 प्राप्त होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि दोनों स्थितियों में ही हमारी वेवलेंथ का मान क्या प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है। तो यदि वेवलेंथ का मान यदि दोनों स्थितियों में समान है तो हमारे दोस्तों इन दोनों के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का मान होगा वो भी क्या होगा, इक्वली रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि इसको आधा पानी में डुबो दिया जाएगा तो भी हमारी फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहेगा, एफ नोट ही होगा। दोस्तों यहाँ पर एल का मान तो कम हुआ है लेकिन एक सिरा क्या होगा, अब यहाँ पर ओपन होगा यानी क्लोज हो गया, तो इसके कारण फ्रीक्वेंसी का मान हमारा एन चेंज रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति एफ है, तो समान लंबाई के खुले आर्गन पाइप में
उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति होगी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि बंद आर्गन पाइप के अंदर यदि मूल आवृत्ति एफ है तो हमारा जो ओपन यानी दोस्तों जिसका एक एंड दोनों एंड यानी दोस्तों खुले हुए हैं यानी ओपन आर्गन पाइप है तो उसकी मूल स्वर क्या होगी दोस्तों, वो हो जाएगी 2F। याद रखना खुले पाइप की दोस्तों जो मूल आवृत्ति होती है वो बंद आर्गन पाइप से दुगनी होती है। दोस्तों वो क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि समान लंबाई के मान लेते हैं कि दोस्तों हमारी एक बंद आर्गन पाइप है और एक खुली आर्गन पाइप है। दोस्तों इसके अंदर कंपन इस प्रकार का बनेगा और इसके अंदर कंपन किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार, क्योंकि दोनों सिरे खुले हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा डैश है और इसकी लैम्डा डबल डैश है। दोस्तों इसकी जो लैम्डा डबल डैश में क्या लैम्डा डैश क्या प्राप्त होती है कि लैम्डा जो डैश अपॉन में 4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा एल के, और यहाँ से लैम्डा डबल डैश अपॉन में 2 किसके बराबर हो जाएगा एल के। दोस्तों यहाँ पर अपन लैम्डा डैश का मान निकालते हैं तो वो तो हमें 4L प्राप्त होता है, बल्कि लैम्डा डबल डैश का मान 2L प्राप्त होता है। दोस्तों यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य दोस्तों इससे दुगनी है तो इसकी आवर्ती का मान इससे आधी हो जाएगा, यानी कि इसकी आवर्ती का मान दुगुना होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ का मान इससे आधी है। तो यानी कि दोस्तों खुली आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2F है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली पात्र में कुछ पानी भर दिया जाता है तो पात्र में वायु स्तंभ में कंपनों की आवृत्ति होगी। यानी दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक खाली पात्र है में यानी दोस्तों कुछ पानी भर दिया जाता है तो आपको बताना है कि पात्र में यानी वायु स्तंभों की कंपनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा पात्र है, यदि दोस्तों इसके अंदर अपन पानी भर देते हैं, मान लो यहाँ पर पानी भर देते हैं तो दोस्तों इसकी लेंथ का मान क्या हो गया हमारा, कम हो गया। पहले लेंथ इतनी थी कंपनों की, अब कितनी हो गई, इतनी। और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का मान होता है दोस्तों जो बंद आर्गन पाइप के लिए होता है वो तो हमारा V अपॉन में 4L होता है और खुली आर्गन पाइप के लिए V अपॉन में 2L होता है। अपन देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो L के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों यहाँ पर L का मान क्या हुआ है, कम हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी कि यदि उसके अंदर पानी भर दिया जाता है तो उसकी लेंथ का मान कम हो जाएगा, लेंथ का मान कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का मान अधिक हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 91 है, दो तार समान आवर्ती के मूल स्वर उत्पन्न करते हैं तो एक की कौन सी राशि को बदलने पर विस्पंदन सुनाई नहीं देंगे। विस्पंदन नहीं सुनाई देंगे मतलब है यानी दोस्तों कोई दो स्वर हैं, यदि इसकी कौन सी राशि चेंज करेंगे दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी का मान चेंज ना हो। यदि दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी का मान चेंज हो जाएगा तो इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट होने के कारण हमें विस्पंदन सुनाई दे जाएंगे। लेकिन हमें क्या दिया हुआ, विस्पंदन सुनाई नहीं देने चाहिए। एंड दोस्तों इसका यानी फ्रीक्वेंसी का मान चेंज नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंपनों के आयामों पर डिपेंड नहीं करती है, तो यदि कंपनों के आयाम को चेंज किया जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी का मान चेंज नहीं होगा। यदि दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी का मान चेंज नहीं होगा तो यानी कि इसकी और इसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो हमें विस्पंदन नहीं सुनाई देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी यदि कंपनों का आयाम यदि दोस्तों चेंज कर दिया जाता है तो हमें विस्पंदन नहीं सुनाई देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी जो तार की आवृत्ति होती है वो कंपनों की यानी जो आयाम होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 92 क्वेश्चन है, दोनों सिरों पर कसी डोरियों में यदि 9वां सन्नादी उत्पन्न किया जाए तो इसमें 7वें सन्नादी की तुलना में होगी। यानी दोस्तों आपको बताना आवर्ती का मान क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे यानी दोस्तों सन्नादी की 9वीं सन्नादी का मान 7वीं सन्नादी से यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान अधिक हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे यानी इसके अंदर सन्नादी का मान बढ़ता जाता है दोस्तों वेवलेंथ का मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है, और वेवलेंथ का मान कम होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का मान इंक्रीज हो जाता जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 93 क्वेश्चन है, किसी सोनोमीटर तार की आवर्ती n है, यदि तार का तनाव 4 गुना एवं इसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो नई आवर्ती होगी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि n के में दिया हुआ कोई एक सोनोमीटर है उसकी तार की फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है n। यदि दोस्तों इसका जो टेंशन है यानी दोस्तों उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है 4 टाइम से, एवं इसकी जो लेंथ है उसको क्या किया जा रहा है तो दोस्तों उसकी लेंथ को क्या किया गया है, डबल कर दिया गया है। तो आपको नई फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी। दोस्तों हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, P अपॉन में 2L
और कोष्टक में होता है T/m। दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो L के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है और रूट T के समानुपाती होती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा N1/N2 क्या हो जाएगा, यानी दोस्तों N2/N1 हो जाएगा हमारा L1/L2 और इंटू में रूट T2/√T1, क्योंकि दोस्तों T के तो समानुपाती होती है और L के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको यदि अपन आगे सोल्व करेंगे दोस्तों, L का मान यदि L का 1 का मान L रखेंगे तो L2 का मान क्या हो जाएगा 2L, क्योंकि इसको दुगुना किया गया है। यदि दोस्तों अपन T1 का मान यदि यानी T ही रखते हैं तो T2 का मान क्या रखेंगे 4T। तो दोस्तों इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो 4 बाहर निकलेगा तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर √T से √T कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा N2/N1 क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी दोस्तों दोनों का मान इक्वल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी यदि दोस्तों तनाव को 4 गुना कर दिया जाता है और लंबाई को 2 गुना करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी का मान पहले के जितने रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सोनोमीटर तार का तनाव 4 गुना कर दिया जाता है तो मूल आवृत्ति किस गुणक के समानुपाती यानी गुणक से बढ़ जाएगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है सोनोमीटर के तार की वो √T के समानुपाती होती है। यदि T को यदि 4 गुना किया गया है तो दोस्तों हमारी फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो जाएगा 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि 4 का अपन रूट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा जो 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब आपके लिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, यानी दोस्तों साउंड एवं वेव का लास्ट क्वेश्चन है 95वां। स्रोत से यानी सितार से श्रोता तक आने वाली ध्वनि का प्रकार होता है। यानी दोस्तों हमारा कोई सितार है, उससे जो श्रोता तक ध्वनि पहुंचती है उसको सुनाई देती है, वो कौन सी ध्वनि होती है। दोस्तों याद रखना वो ध्वनि होती है हमारी परगामी होती है, और हम जानते हैं ध्वनि तरंगे कैसी होती है अनुदैर्ध्य, तो वो कौन सी हो जाएगी अनुदैर्ध्य परगामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना जो मनुष्य द्वारा या जो श्रोता द्वारा जो सुनी गई जो ध्वनि होती है, यानी ऑब्जर्वर द्वारा सुनी गई ध्वनि हमेशा परगामी होती है, और हम जानते हैं जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो अनुदैर्ध्य होती हैं न कि अनुप्रस्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी परगामी और अनुदैर्ध्य, यानी अनुदैर्ध्य परगामी लॉन्गिट्यूडनल और प्रोग्रेसिव। तो इसका राइट इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारा इस जो हमारा साउंड एवं वेब लेक्चर टॉपिक है ये कंप्लीट होते हैं। दोस्तों इसमें आपको 95 क्वेश्चन करवाए हैं। यदि दोस्तों आपने इसके पहले वाले जो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, यदि कोई भी पार्ट आपको छूट गया है, दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप इसके 4 वीडियो पार्ट हैं दोस्तों, चारों पार्ट को यदि देख लें यदि आपने नहीं देखा है। और दोस्तों यदि आपको ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से